यार 2022 में मैंने 4 ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लिए कि मैं अपना स्टैंडर्ड आईटी का जो जॉब है वो छोड़ दूंगा और मेरी जीएफ जो हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की वो भी कोई जॉब ज्वाइन नहीं करेगी और हम दोनों मिलके एक छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। और आखिरी ये कि ये सब हम करेंगे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाने के लिए और हम दोनों की एक बेटर फ्यूचर के लिए। अभी आप तो सोच ही सकते हो कि ये डिसीजन बहुत ही बोल्ड था, इसी वजह से घर वालों की तरफ से बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। तो मेरी ये डिसीजन सुन के घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो ये कह रहे थे कि यार तू क्या कर रहा है, जबकि कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही तारीफ कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि अरे वाह स्टार्टअप करने जा रहा है, ऑल द बेस्ट। और यार हम भी एक नए सिटी में जाके बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थे और वहाँ पहुँच के जो मेरे साथ हुआ वो मुझे 7-8 महीने बाद पता चला। अब ये बताने से पहले कि मेरे साथ हुआ क्या था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये बात कैसे पता चला। अब हुआ ये था कि मैं अपनी नेफ्यू के लिए कुछ ब्लॉक टॉयज लेके आया था और अब मैं उसे ब्लॉक्स बना के दिखा रहा था, एक के ऊपर एक। मैंने एक लंबी बिल्डिंग बनाया था और फिर एक दिन मेरा एक फ्रेंड भी आया और वो भी इन ब्लॉक को देख के अपने आप को रोक नहीं पाया और टॉयज फिगर्स बनाने लगे और उसने उन ब्लॉक को यूज करके एक बहुत ही अच्छा रोबोट बनाया। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगी क्योंकि मैं देख रहा था कि एक तरफ सिंपल सी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है जिसमें था जीरो क्रिएटिविटी और दूसरी तरफ मेरी फ्रेंड ने एक बहुत ही अच्छा रोबोट बनाया जो क्रिएटिविटी को दिखाता है। उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि यार ये क्या बकवास स्ट्रक्चर है। यार कुछ ही साल पहले मैंने अपनी कॉलेज की साइंस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल की प्रोजेक्ट बनाया था और आज 2022 में मेरे पास इतनी भी आईक्यू लेवल बची नहीं है कि मैं इन सिंपल सी ब्लॉक से एक क्रिएटिव स्ट्रक्चर बना पाऊँ। और उसके बाद मैं घर गया, खुद के ऊपर काम किया और मुझे ये पता चला कि मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही हाई हो चुका था। और जितने भी ऑनलाइन आर्टिकल मैंने पढ़े थे उनमें ज़्यादातर ये बताया गया था कि स्ट्रेस लेवल हमारी क्रिएटिविटी को जीरो कर देता है। और मैं अपनी खुद की पर्सनैलिटी में ये ढूंढने लगा कि मुझ में ये चेंज कब से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब से मैं बेंगलोर में आया था तभी से मुझ में ये सब चेंजेस आने लगे थे। पर यार ऐसा क्यों? और इसको जब मैंने एनालाइज किया तब मुझे ये पता चला कि मेरे साथ बहुत सी चीज़ें एक साथ हुई है। इनमें से सबसे पहला था स्लीप डिप्रीवेशन। यार ओवर स्ट्रेस के होने की वजह से मैं दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटा ही सो पाता था। दूसरा था काम के लिए सफिशिएंट टाइम ही ना मिल पाना, क्योंकि घर से ऑफिस जाने में ही लग जाता था 1 घंटा, तो सिर्फ आने और जाने में ही 2 घंटा बर्बाद हो जाते थे। जबकि मेरा घर ऑफिस के पास ही था लेकिन ट्रैफिक इतनी थी कि टाइम लग जाता था। और थर्ड, नो बैकअप। अब तो मैं जॉब छोड़ ही चुका था और अगर स्टार्टअप फेल होता है तो लोग तो ये बोलेंगे कि यार हमें तो पहले से ही पता था कि अच्छा खासा सैलरी वाला आईटी का जॉब कौन छोड़ता है, पूरा बेवकूफ इंसान है। तो यार पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से क्रिएटिविटी जीरो हो गया था, तो इसीलिए दिमाग में कोई आइडियाज भी नहीं आ रहे थे और ये कंडीशन उल्टा मेरा स्ट्रेस बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे ये एक लूप बनता गया। और ये सेम चीज तब होता है जब हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट हो। गाइस इस कंसेप्ट को ध्यान से देखो, ये है मैस्लो पिरामिड जो हमको ये बताती है कि इंसान की क्या जरूरतें है। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान और नींद चाहिए और लेवल 2 कहती है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, नौकरी चाहिए और एक बेहतरीन हेल्थ चाहिए। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो इन पहले 2 स्टेप में रुका हुआ है तो उसका स्ट्रेस लेवल हाई होना ही है और जो मेजर वेल्थ क्रिएशन है क्रिएटिव आइडियाज के वजह से वो अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। एक सर्टेन अमाउंट बनाने के बाद हमारी लाइफ इसलिए इम्प्रूव होती है क्योंकि तब हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो देखो गाइस 2018 में मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारे कोर्सेज भी करे। यार उसके बाद 2019 में कोरोना आया। उस वक्त पर मार्केट ऑलमोस्ट 35% गिर गई थी। मुझे पता था कि ये टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है। मैंने अपने सभी घर वालों को बताया, फ्रेंड्स को बताया, रिलेटिव्स को भी बताया और खुद भी इन्वेस्ट किया। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो लगभग 50,000 रुपये थे, जो कि कुछ ही टाइम में डबल भी हो गई थी। लेकिन उसके वजह से मेरे लाइफ में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में अगर कहूँ तो ये अमाउंट बहुत ही छोटा अमाउंट था। सेम चीज़ अभी 2025 में भी हुई। इस वक्त पे मार्केट 12 से 13% गिरी और गाइस इस बार मैं बिल्कुल रेडी था। इस बार मैंने एक सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट किया और कुछ ही दिनों के अंदर मुझे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखने लगे थे। मेरी जितनी प्रॉफिट अमाउंट थी वो अमाउंट हम में से काफ़ी सारी फैमिलीज़ के लिए सब्सटेंशियल थे। अभी अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो मुझे जितना प्रॉफिट हुआ था वो मेरी 1 साल की सैलरी से ज़्यादा ही था। अब अगर हम 10 लाख सेव कर लेते हैं तो ये 10 लाख उतना ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है और हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता है
तो अगर हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज में 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जितना रिटर्न आपको मिलेगा वो हम में से बहुत सारे फैमिलीज के लिए सब्सटेंशियल है। लेकिन अगर हमारे पास 10 लाख भी नहीं है तो हम लोग इस मैस्लो पिरामिड के पहले 2 स्टेप में ही अटक के रह जाते हैं और तब हम जिंदगी को जीते नहीं, सिर्फ सर्वाइवल गेम खेलते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियर शिफ्ट। अभी किसी बंदे ने मुझे ऑनलाइन कमेंट किया था कि लाइफ में 1 करोड़ या फिर 10 लाख रुपए आ जाने से अगर लाइफ चेंज हो जाती है तो क्यों ना मैं लोन ही ले लूं, तो उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और बाद में मैं उस लोन को चुका दूंगा। तो भाई सुन लो, ये जो थिंकिंग मॉडल है ये बहुत ही अटपटा है। ये कुछ ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा एक बार आईआईटी दिल्ली में चला जाओ तो आपका लाइफ सेट हो जाएगी। तब हम बस पकड़ते हैं और आईआईटी दिल्ली में जाते हैं और अंदर सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए चले जाते हैं और हम ये सोचते हैं क्या मेरी लाइफ चेंज होगी या नहीं। या फिर आपको किसी अच्छे बॉडी बिल्डर ने कभी ये कहा था कि जब तू 50 किलो के शोल्डर प्रेस करने लगेगी तब तेरी बॉडी बहुत ही अच्छा इंप्रूव होगा। तो इस पर हमने साथ में 2 लोगों को लेके आया और बोला कि भाई तू मुझे मदद कर, जब मैं 50 किलो के डंबल प्रेस कर लूँगा तब मेरी बॉडी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो पॉइंट्स कुछ मैं ऐसा रखना चाहता हूँ कि अगर हमने 10 लाख रुपए कमा लिए तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो लर्निंग और हैबिट बस जाते हैं वही हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं, ना कि हमारी लाइफ चेंज होने के पीछे उस 10 लाख रुपए की क्रेडिट है। अगर ऐसा होता तो 5 करोड़ रुपए तो सुशील कुमार को भी मिला था केबीसी में। एक्चुअल में अगर हम लोग अपने मेहनत से 10 लाख रुपए सेव कर लेते हैं तो हमें खुद पर प्राउड होना चाहिए और उसका रीजन ये है, रीजन 1, हम में सेविंग की हैबिट अब आ चुका है और हम अपनी मन को कंट्रोल करना सीख गए हैं और हम अभी किसी चमकती चीजों में अपना पैसे खर्च नहीं करते। हमारे पास कोई ना कोई ऐसा तो स्किल है ही जिसकी वजह से दुनिया हमें पैसे दे रही है। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि हम अपनी सैलरी का 10% भी सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 10% इक्वल्स टू 1 करोड़ तो हमने ओवरऑल कमाई है। और अभी अच्छी बात तो ये है कि अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस स्किल को और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं तो मैक्सिमम केसेस में हम इसी स्किल सेट से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और आराम से कंपाउंडिंग का मजा उठा सकते हैं। हम सभी को लगभग रॉजर बैनिस्टर की स्टोरी पता है। 90s 50s में उस वक्त के सभी डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर कोई भी इंसान 1 माइल की रेस 4 मीटर के अंदर दौड़ता है तो इतनी तेज दौड़ने से उसका हार्ट फेल हो सकता है। लेकिन 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने 3.59 सेकंड में इसी रेस को कंप्लीट कर दी और जॉन लैंडी की स्टोरी बहुत ही कम लोगों को पता है। रॉजर बैनिस्टर तो एक मेडिकल स्टूडेंट थे, वो कोई फुल टाइम रनर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन ये जो जॉन लैंडी था ये बंदा पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1 माइल को सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया था और इनके लाइफ की सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो था 4 मिनट के अंदर 1 माइल दौड़ना। और उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 साल में लगभग 22 रेसेस में हिस्सा लिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी रेस में उन्होंने इस 4 मिनट की मार्क को तोड़ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही 6 मई 1954 में जब उन्होंने रॉजर बैनिस्टर की इस रिकॉर्ड को पेपर में पढ़ा, उसके बाद 46 दिनों के अंदर कुछ मैजिक ही हो गया। जो चीज उनसे 6 सालों में नहीं हुआ था, रॉजर बैनिस्टर की इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस को सुनने के बाद उन्होंने 46 डे में इस 4 मिनट की बैरियर को तोड़ डाला, जिसमें उन्होंने रॉजर बैनिस्टर की रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। पर सवाल ये है कि उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद जॉन में क्या चीज़ बदली थी? आंसर सिंपल है, वो है उसका बिलीफ। और इसको हम इससे भी समझ सकते हैं कि आजकल कॉलेज के एथलीट्स बड़े आराम से 4 मिनट में 1 माइल को कवर कर लेते हैं और ओलंपिक जैसे गेमों में तो ये एंट्रेंस लेवल की क्राइटेरिया होती है। इन शॉर्ट, इन स्टोरीज से हमारी लर्निंग ये है कि जब मेंटल बैरियर टूटता है तब चीजों को हासिल करना बड़ी आसान हो जाता है और जब पैसे की बात किया जाता है तब टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक पहला मेंटल बैरियर है 10 लाख रुपए। एक बार जब ये नंबर क्रॉस होता है फिर हम वापस नहीं आना चाहते और इस नंबर को क्रॉस करने के बाद हमें ये समझ में आता है ये नंबर उतना भी बड़ा नहीं था। इवन इस स्टेज को अचीव करने के बाद कंपाउंडिंग भी बहुत ही तेजी से काम करने लगता है। अगर हम 12% की रिटर्न के हिसाब से अपने 10 लाख को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 10 लाख 20 लाख होने में सिर्फ 7 साल लगेंगे, 20 से 30 लाख जाने में सिर्फ 3 साल और 30 से 40 लाख जाने में 3 साल ही लगेंगे और उसके बाद हमारा कंपाउंडिंग ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी ऑब्वियसली सवाल ये है कि ये 10 लाख रुपए कमाए कैसे जाते हैं और इसके लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटेजीज है। पहली है गो डीप। इसके लिए आप मिस्टर बीस्ट की ये वीडियो देखिए। I could start a new channel tomorrow with not using my face or my voice, like without ever promoting it.
and in 6 months have 20 million subscribers. Yeah. If you knew what I knew, you could get 10 million views a video and you could get 10 million subscribers no matter where you are right now within 6 months. It really is just knowledge. इसमें ये कह रहे हैं कि जो इनके दिमाग में है वो अगर आपके दिमाग में आ जाए और हर वीडियोस में 10 मिलियन व्यूज भी आएंगे तो भाई 6 महीनों के अंदर आप अपने चैनल में 10 मिलियन सब्सक्राइबर ला सकते हैं। और ये कोई जादू से नहीं हुआ है, इसके लिए मिस्टर बीस्ट ने 11 सालों से मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत। इसीलिए हमारी लर्निंग यही है कि हमें गूगल की तरह अपने बैक डेटा को एनालाइज करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। एक नॉर्मल सा गूगल शीट लो और उसमें अपनी विनर्स और लूजर्स को पहचानो। इसमें बस आप ये देखो कि कौन सी चीज़ ने अभी तक आपको पैसे कमा के दिए हैं और किसने कमा के नहीं दिया है। जिसने नहीं दिया है उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर दो, और जो स्किल अभी प्रेजेंट में आपको पैसे कमा के दे रहा है उसको और इम्प्रूव करो, उसकी समुंदर में एकदम डीप डाइव लगाओ। हो सकता है वो कोई वीडियो एडिटिंग हो या फिर कोई फ्रीलांसिंग वर्क हो। और आपने देखा होगा आपको सबसे ज़्यादा पैसे फॉरेन क्लाइंट से मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा अपना टाइम उसी चीज़ में फोकस करो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है गो वाइड। हो सकता है आप बीकॉम कर रहे हो या फिर कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, और जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और ना ही मज़ा आ रहा है, तो इस केस में हमें वाइड जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, आपको पता है कि डेटा साइंस पे पैसे बहुत है, तो उस वक्त पर आपकी जो इंटर्नशिप है उसके साथ साथ आपको डेटा साइंस पे भी फोकस करना है और उस स्किल से कंसिस्टेंटली अर्न करते जाना है। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास 10 लाख से कम कैपिटल है तो उसे डायरेक्टली आप इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि उस टाइम पे आपको उस पैसे के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम मिलेगा। लेट्स समराइज दिस वीडियो कि इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि थिंकिंग मॉडल एंड हैबिट्स। 10 लाख कोई जादुई नंबर नहीं है कि आप किसी से उधार में 10 लाख ले लोगे और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कईयों के लिए ये नंबर है 1 करोड़, कईयों के लिए 5 करोड़, कईयों के लिए 50 करोड़। बात ये है कि इस 10 लाख को अचीव करने के लिए जितना भी हमने स्ट्रगल किया है और जो भी सारी चीजें हमने सीखा है वो चीज आगे जाके एम्पलीफाई होंगे, और इसीलिए इस जर्नी को हमें जीना ही पड़ेगा और इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। और इसका ना ही कोई शॉर्टकट है और ना ही कोई हैक है। आपकी लाइफ की पहला 10 लाख रुपए कमाना बहुत ही हार्ड है, लेकिन उसके बाद इस स्ट्रगल से आप जो नॉलेज गेन करोगे वो आपकी लाइफ को स्मूथ कर देगा। तो गाइज मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पॉजिटिव कंटेंट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।